हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉफुल कंसीडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि कौन से ऑब्जेक्ट एंड कौन से कंसीडरेशन अनलॉफुल वाले हैं। ठीक है, उसमें हम लोग लास्ट क्लास में एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में भी हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें एक पॉइंट बचा था एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आज हम लोगों को स्टार्ट करना है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि अगर आप आपस में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है किस पे, ट्रेड पे या बिजनेस पे, तो वो क्या कहलाएगा, अनलॉफुल कंसीडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ट्रेड को या कंपटीशन को प्रमोट करना, और आप लोग आपस में एग्रीमेंट करके या कॉन्ट्रैक्ट करके उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो ये तो एक तरह से क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, जो कि क्या कहलाएगा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो डिस्कस करते देखो एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अंडर सेक्शन 27। ठीक है जी, देखो स्टार्ट करते हैं एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में क्या कह रहा है। देखो सेक्शन 27, एन एग्रीमेंट which interferes with the liberty of a person to engage himself in any lawful trade, profession or vocation is called an agreement in restraint of trade। मीन्स कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि आपको किसी भी लॉफुल ट्रेड या बिजनेस में इन्वॉल्व होने से रेस्ट्रिक्ट करता है, वो क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हूँ, मेरा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपने भी मेरे सामने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया नया। अब मैं आपसे जाके बोल रहा हूँ कि भाई महीने के कितने पैसे कमा लेते हो आप कहते हो सर 15,000 रुपये तो कमा ही लेता हूँ महीने के। मैं कह रहा हूँ आपसे कि भाई 20,000 रुपये महीना दूंगा, आप एक काम करो, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करो और घर जाओ। ये एग्रीमेंट हो गया। आपने भी खुशी खुशी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिया, क्यों, चलाने से आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट था। घर बैठ के आराम से सोओगे, कितने रुपये मिलेंगे हर महीने आपको, 20,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। क्यों मेहनत करोगे आप। तो आपने क्या किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिया, घर चले गए आप। मैंने 1-2 महीने तो आपको 20,000 पर मंथ दे दिए, उसके बाद नहीं दे रहा हूँ, तो आप कोर्ट में जाके क्या इस एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्स करा सकते हैं कि सर ने कहा था कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दो तो मैं आपको 20,000 पर मंथ दूंगा। बताओ करा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट तो क्या था, इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड था, जो कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट था, अनलॉफुल कंसीडरेशन था, इसलिए क्या हो गया, वॉइड हो गया। आप इसको लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसमें देखो इसी तरह का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। क्या कहता है एग्जाम्पल में, ए हु वाज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ब्राजीयर, इनका बिजनेस था जी ब्राजीयर का, होगा कुछ बिजनेस, राइट, प्रोमिस्ड अनदर पर्सन बी, इन्होंने प्रॉमिस किया बी से, कैरिंग ऑन सिमिलर ट्रेड इन द सेम लोकेलिटी। कहता है सेम लोकेलिटी में मिस्टर बी भी यही बिजनेस कैरी ऑन कर रहा था, तो इन्हें क्या एग्रीमेंट किया, टू स्टॉप हिज बिजनेस इन कंसिडरेशन ऑफ बी गिविंग हिम सर्टेन अमाउंट। समझिए, तो ए ने बी से क्या कहा कि भाई आप अपना बिजनेस बंद कर दो, मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट दूंगा बिजनेस बंद करने के लिए, राइट। बी सब्सिक्वेंट टू एज क्लोजिंग द बिजनेस रिफ्यूज टू पे, तो किसने पैसे देने से मना कर दिया, बी ने। मतलब बिजनेस किसका बंद हो रहा है यहाँ, ए का। तो इन्हें क्या प्रॉमिस किया बी से कि ठीक है आप मुझे इतने पैसे दे दोगे तो मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा, भाई कोई बात नहीं। तो बी ने प्रॉमिस किया एक तरह से कि मैं पैसे दूंगा, और ए ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा, जी कोई बात नहीं। अब ए ने अपना बिजनेस बंद कर दिया बट बी पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या ए कोर्ट में जा सकता है। क्या कहता है, देखो ए फाइल्ड अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। ए ने बिजनेस तो बंद कर दिया बट बी पैसे नहीं दे रहा है, तो कोर्ट में चला गया, कौन, ए। बताओ पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे जी, क्यों, ये एग्रीमेंट तो क्या था, इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड था, हेंस वॉइड हो गया। तो आंसर में लिखो, द कोर्ट हेल्ड दैट द एग्रीमेंट वाज वॉइड, एग्रीमेंट वाज वॉइड। और देखो केस का नाम है माधव
वर्सेस राजकुमार, माधव वर्सेस राजकुमार, राइट। अब हम देखो एक्सेप्शनल केसेस में आ रहे हैं इनके। इट मीन्स वैसे तो जनरली तो क्या होता है, एग्रीमेंट्स इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, बट इन एक्सेप्शनल केसेस में वैलिड हो जाएगा। मीन्स इन एक्सेप्शनल केसेस में आप ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, देखो सेल ऑफ गुडविल। सेल ऑफ गुडविल, देखो सेल ऑफ गुडविल का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा हो ना कई बार सेल ऑफ फ्रेंचाइजीज है ना, जैसे डोमिनोज की हैं, डोमिनोज की भी तो फ्रेंचाइजी लेते हैं ना लोग। तो जब ये डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इनका आपस में कुछ तो एग्रीमेंट होता होगा ना, क्या एग्रीमेंट होता होगा। तो जो सेल ऑफ फ्रेंचाइजी कर रहा है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है बायर, जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा है। क्या रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई देखो ठीक है, हम आपसे फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, आपको सेल का एक फिक्स पोर्शन भी पेमेंट करेंगे एज अ रॉयल्टी, तो आप इतने किलोमीटर के अंदर अंदर दूसरा फ्रेंचाइजी अलॉट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात मेरी। वरना तो जो सेलर है उसका क्या जा रहा है, वो तो सिर्फ नाम ही तो बेच रहा है एक तरह से अपना। तो आप तो घर घर में फ्रेंचाइजी बांट दोगे। तो आपने मुझे फ्रेंचाइजी दे दिया, मैंने फ्रेंचाइजी फीस दे दी आपको, फिर मेरे पड़ोसी को भी फ्रेंचाइजी दे दोगे, वो भी बराबर में डोमिनोज खोल देगा, मेरे आमने सामने भी डोमिनोज खुल जाएंगे, तो मेरा इंटरेस्ट तो सफ़र करेगा ना। तो जो बायर है फ्रेंचाइजी का वो क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है सेलर पे। किस तरह की कि भाई लाइक 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की रेंज में आप दूसरा फ्रेंचाइजी अलॉट नहीं करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड है कि नहीं है, बिल्कुल है। बट क्या वैलिड है या वॉइड है, ये वैलिड है, क्योंकि देखो बायर ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। वरना तो ये तो फ्रेंचाइजी बांटता रहेगा घर घर में, घर घर में डोमिनोज खुल जाएंगे, उसका क्या जा रहा है, इंटरेस्ट तो बायर का सफ़र करेगा ना भाई, ठीक है जी। चलो तो सेल ऑफ गुडविल में क्या कहना चाह रहा है ये देख लो एक बार। द सेलर ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस कैन बी रेस्ट्रेन्ड, देखो क्या कह रहा है, द सेलर ऑफ बिजनेस कैन बी रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, राइट। तो सेलर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं आप कि विद इन स्पेसिफाइड किलोमीटर आप दूसरा फ्रेंचाइजी अलॉट नहीं करेंगे या आप ये बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेंगे। डन। एग्जाम्पल में क्या कहते हैं देखो, ए आफ्टर सेलिंग द गुडविल ऑफ हिज बिजनेस टू बी प्रोमिसेस नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहते हैं ये नहीं कर सकते आप। एनीवेयर इन द वर्ल्ड का क्या मतलब है भाई, ये तो अनरीजनेबल है। हाँ अगर आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस तरह की लिमिटेशंस लगाएं तो वो वैलिड है। बट अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कहीं बिजनेस नहीं कर सकते, पूरे वर्ल्ड में आप फ्रेंचाइजी अलॉट नहीं करेंगे, तो ये तो आप मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये तो वॉइड हो जाएगा। डन। तो एज द रेस्ट्रेंट इज अनरीजनेबल द एग्रीमेंट इज वॉइड। क्लियर है जी बात यहाँ तक। चलो अब सेकंड पॉइंट में चलते हैं, पार्टनर्स एग्रीमेंट्स में। ठीक है जी, तो सेकंड पॉइंट में आ रहे हैं, देखो पार्टनर्स एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहता है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अमंग द पार्टनर्स और बिटवीन एनी पार्टनर एंड द बायर ऑफ द फर्म्स गुडविल इज वैलिड इफ द रेस्ट्रिक्शन कम्स विद इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मीन्स इन दोनों केसेस में वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। देखो इन दोनों में से कोई भी अगर एग्रीमेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वॉइड हो जाएगा। तो क्या एग्रीमेंट्स है जी। नंबर 1, एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स दैट अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म। कि जैसे हमने नए पार्टनर को एडमिट किया उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, इसके अलग किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्यों किया हमने ऐसा, पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अदरवाइज ये बाकी बिजनेस में भी पार्टनर बनता रहेगा या बाकी बिजनेस भी कैरी ऑन करेगा और हमारे यहाँ भी बिजनेस चलाएगा, हमारे यहाँ भी पार्टनर बनेगा, तो वहाँ टाइम ज़्यादा डिवोट करेगा, यहाँ टाइम कम डिवोट करेगा। उससे क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो सफ़र करेगा। तो फर्म के बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ऐसा किया है, ये रेस्ट्रिक्शन तो वैलिड है। एंड सेकेंड रेस्ट्रिक्शन क्या है जी, या फिर ये रेस्ट्रिक्शन लगाई है आपने, an agreement by a partner with his other partners that on retiring from the firm, on retiring from the partnership,
he will not carry on any business similar to that of the firm। तो या फिर क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई कि यहाँ से रिटायर होने के बाद भी आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या इतने टाइम तक ये वाला बिजनेस कैरी ऑन नहीं करोगे। ठीक है जी। तो वरना तो क्या होगा, जैसे मान लो हम लोगों ने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू किया और आपको लगा ये बिजनेस अच्छा चलने लग गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से रिटायर होने के बाद हमारे सामने ही एक और बिजनेस खोल दोगे, सेम बिजनेस। उससे हमारा इंटरेस्ट या फर्म का इंटरेस्ट तो सफ़र करेगा कि नहीं करेगा। तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शन भी रीजनेबल है, अलाउड है, वैलिड है। डन। तो क्या कहना चाह रहा है देखो, एक बार फिर से देख लेते हैं सेकंड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट बाय अ पार्टनर विद हिज अदर पार्टनर्स दैट ऑन रिटायरिंग, रिटायरमेंट के बाद की बात हो रही है, फ्रॉम द पार्टनरशिप ही विल नॉट कैरी ऑन द बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड या फिर विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। राइट। तो या तो टाइम पीरियड की लिमिटेशन लगा दी या फिर एरिया की लिमिटेशन लगा दी कि भाई लाइक 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेडियस में नहीं खोलेंगे आप ये बिजनेस, उसके बाद खोल सकते हैं। प्रोवाइडेड द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड आर रीजनेबल, कहते हैं जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हम इम्पोज कर रहे हैं वो रीजनेबल हैं तो वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखो ट्रेड कॉम्बिनेशंस। ट्रेड कॉम्बिनेशंस में क्या कहना चाहता है ये, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड के एक्सेप्शंस, कि जनरली तो आप रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड नहीं लगा सकते बट इन एक्सेप्शनल केसेस में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड कॉम्बिनेशंस में क्या कह रहा है देखो, ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस नॉर्मली फॉर्म्स एसोसिएशन टू रेगुलेट बिजनेस और टू फिक्स प्राइजेस। तो जनरली क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनका सेम लाइन ऑफ बिजनेस होता है, वो लोग क्या करते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं। किस लिए, बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए या फिर प्राइजेस को फिक्स करने के लिए। द रेगुलेशंस एज टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बिजनेस इन अ मार्केट, licensing of traders, supervision and control of dealers and the mode of dealing are not unlawful even if they are in restraint of trade। कहते हैं इस तरह की अगर ये यूनियन बनाते हैं, राइट, तो वो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो हैं, हो भी सकते हैं, बट फिर भी वो अनलॉफुल नहीं कहलाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, an agreement between certain ice manufacturing companies, कि आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। क्या एग्रीमेंट किया, नॉट टू सेल आइस बिलो आई स्टेटेड प्राइस, कि भाई हम एक फिक्स्ड प्राइस, मतलब यूनियन ने क्या किया, जितने भी आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उन्होंने एक यूनियन बनाई और आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि जितने भी आइस बेचेंगे एक फिक्स्ड प्राइस से कम पे कोई भी नहीं बेचेगा। एंड टू डिवाइड द प्रॉफिट्स इन सर्टेन प्रोपोर्शंस, और जितना भी प्रॉफिट होगा इस यूनियन में जितने मेंबर्स हैं वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इज़ नॉट वॉइड अंडर सेक्शन 27, तो इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट वॉइड नहीं है सेक्शन 27 में, बिकॉज सच एग्रीमेंट्स आर नाइदर इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नॉर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ना तो इनसे ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शन लग रही है, ना ही अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल भी की ज़रूरत नहीं, हमें स्ट्राइक आउट कर दो इसको। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो क्या कहना चाह रहा है, एग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज आर नाउ आल्सो गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, MRTP एक्ट। कब आया था जी, 1969 में। ठीक है, आज की डेट में इसका नाम बदल के हो गया कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, राइट, 2002 है ना। ठीक है, क्या कहते हैं देखो, ये MRTP एक्ट में क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है दैट इज गवर्न बाय MRTP एक्ट, या फिर आज की डेट में हम इसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन एक्ट। तो ये जो MRTP एक्ट है या फिर कंपटीशन एक्ट है आज की डेट में, इसमें काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो डीम्ड प्रोहिबिटेड हैं, एक तरह से डीम्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आते हैं, डीम्ड RTPs बोलते हैं हम उसको। डीम्ड क्या बोलते हैं, RTPs मतलब रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस।
तो उस केस में क्या होता है, देखो वो डीम्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, अदरवाइज तो वो इनवैलिड कहलाएंगे। ये बात कौन बोल रहा है, कॉम्पिटिशन एक्ट। और ये जो डीम्ड आरटीपीज है ना, इसमें किस तरह के एग्रीमेंट है भाई, डीम्ड आरटीपीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना, किस तरह के एग्रीमेंट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग, नंबर 2 फुल लाइन फोर्सिंग, नंबर 3 बॉयकॉट, नंबर 4 टाई अप सेल। इस तरह के काफ़ी एग्रीमेंट वहाँ डिफाइंड हैं जिनको हम डीम्ड आरटीपीज में काउंट करते हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है वैसे, सेलिंग बिलो द कोस्ट, सेलिंग बिलो कोस्ट। इसका क्या मतलब है कि मैं कॉस्ट से भी कम पे बेच रहा हूँ। मान लो कोई प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपये है, एमआरपी 20 रुपये है, तो देखो 20 से ज़्यादा पे तो मैं बेच ही नहीं सकता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप केस फाइल कर देंगे मेरे अगेंस्ट, बट 20 से कम पे तो बेच सकता हूँ ना। तो 20 से कम पे कितने पे बेच सकता हूँ, 9 रुपये पे, मान लो चलो 11 रुपये पे बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। 10 रुपये पे बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। 9 रुपये पे बेच सकते हैं क्या। अब देखो 9 रुपये पे बेचने के लिए देखो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सेलर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 9 रुपये में बेचना चाहता है। तो क्या कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगी, नहीं, उसको भी फ़ायदा है, वो भी खरीदेगा। तो प्रॉब्लम किसको होगी, कॉम्पिटिटर को। तो जो मेरा कॉम्पिटिटर है ना, उसने बेचारे ने नया तो बिजनेस शुरू किया था और आज ही आपने ये प्रोडक्ट कितने का कर दिया, 9 रुपये का, जबकि इसकी कॉस्ट तो 10 रुपये पड़ती है घर आके सभी को, राइट। तो वो जाएगा कंपटीशन कमीशन के पास, क्या कहेगा जाके कि सर मैंने आज ही तो दुकान खोली है और आज ही इन्होंने ये प्रोडक्ट कितने का कर दिया, 9 रुपये का। क्यों किया इन्होंने ऐसा, क्योंकि ये तो 10 साल से मार्केट में वेल इस्टेब्लिश्ड है। इन्होंने सोचा 1 महीना लॉस ही सही, और मैं इस लॉस को विदस्टैंड कर नहीं पाऊँगा तो मैं अपना बिजनेस बंद करके भाग जाऊँगा। तो उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है, ये जो 9 रुपये का बेच रहे हैं आज, फिर ये 15 रुपये का बेचेंगे, 20 रुपये का बेचेंगे, मोनोपोली क्रिएट करेंगे। ये तो क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, मोनोपोली, मार्केट में से कॉम्पिटिटर को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो वो जाएगा कंपटीशन कमीशन के पास, वो लगाएगा रेस्ट्रिक्शन। तो क्या 9 पे बेच सकते हैं, बिल्कुल नहीं बेच सकते, कानून मना करता है। ऐसे ही फुल लाइन फोर्सिंग क्या होता है कि मैं आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूँ, भाई महीने में कितना प्रोडक्शन है आपका, आप कहते हो सर महीने में मैं ये 1000 पेन तो बना ही देता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है भाई 1000 के 1000 आप मुझे बेचेंगे, किसी और को नहीं बेचेंगे। जितना भी प्रोडक्शन होगा आपका 100% वो मैं खरीदूंगा, किसी और को नहीं बेचोगे। दिस इज कॉल्ड फुल लाइन फोर्सिंग। तो ये भी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट होगा ही मेरे पास सिर्फ, तो मैं ही बेचूंगा पब्लिक को, कितने में, जितने में मैं चाहूँगा फिर, ठीक है ना। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भैया इस वाले जो डीलर है इससे डील नहीं करूँगा मैं, बाकी सबसे करूँगा बट इससे नहीं करूँगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये रिफ्यूज़ल टू डील हो गया एक तरह से, या एक ये उल्टा हो गया। वैसे बॉयकॉट में क्या होता है कि भाई आपने ना यूनियन बना के, एसोसिएशन बना के आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम इस डीलर से कुछ नहीं खरीदेंगे, इससे डील नहीं करेंगे, यूनियन बना लिया आपने। तो ये किस में आ जाएगा, बॉयकॉट में, मिलके आपने बॉयकॉट कर दिया किसी डीलर को। टाई अप सेल क्या होता है कि जैसे आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, एक स्लो मूविंग प्रोडक्ट है। ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट तो बहुत बिकता है, इसकी सेल तो बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हम परेशान हैं, हमारे पास है भी नहीं स्टॉक इतना। तो क्या एमआरपी बढ़ा के बेच दें कि एमआरपी 20 है तो 25 में बेचना शुरू कर दें, ये तो आप कर ही नहीं सकते। और ये जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट है इसको कोई ख़रीदता नहीं है, इसकी डिमांड ही नहीं है। तो हमने दोनों को टाई कर दिया कि भई ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट तब बेचेंगे जब साथ में स्लो मूविंग प्रोडक्ट भी खरीदोगे, फ्री में नहीं दे रहे हैं, दोनों को टाई अप कर दिया। तो ये भी एक तरह से क्या है, डीम्ड आरटीपीज है। तो ये सब डीम्ड आरटीपीज में कवर अप होते हैं, ठीक। तो क्या कहना चाह रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है इस तरह के एग्रीमेंट्स, बट कहाँ चले गए ये, कॉम्पिटिशन कमीशन, कॉम्पिटिशन एक्ट में चले गए, ठीक है जी। तो कॉम्पिटिशन एक्ट इस तरह के एग्रीमेंट्स को क्या करता है, विच फॉरबिड सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स,
किस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं? यही वाले जो अभी हम लोग डीम्ड आरटीपीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो नेट इफेक्ट क्या निकलता है कि अगर आप ट्रेड कॉम्बिनेशंस करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अलाउ कर रहा है, राइट, बट जो कंपटीशन एक्ट है वो एक तरह से प्रोहिबिट कर रहा है, डीम्ड आरटीपीज में कवर अप होगा। डन। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स पॉइंट नंबर 4 हो गया जी हमारा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड के एक्सेप्शंस। मतलब वैसे तो आप रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड नहीं लगा सकते, बट इन एक्सेप्शनल केसेस में अगर लगाया तो एक तरह से वैलिड है। कौन कौन से केसेस पढ़े अभी हम लोगों ने? नंबर 1 सेल ऑफ गुडविल, नंबर 2 पार्टनर्स एग्रीमेंट्स, नंबर 3 ट्रेड कॉम्बिनेशंस एंड नंबर 4 सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ गए हम लोग। देखो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या कहना चाह रहा है ये? समटाइम्स एन एम्प्लॉई बाय द टर्म्स ऑफ हिज सर्विस एग्रीमेंट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? एनी अदर एंगेजमेंट ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट में लिखा अ सिमिलर एंगेजमेंट आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस। तो मीन्स देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब भी आप कोई नई जॉब ज्वाइन करते हैं या मेरे यहाँ कोई नया एम्प्लॉई आया तो मैं उस पर इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगा देता हूँ। किस तरह की रेस्ट्रिक्शन? नंबर 1 एनी अदर एंगेजमेंट ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट। तो क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि भाई जब तक तुम मेरे यहाँ जॉब कर रहे हो कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं करोगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद भी दूसरी जगह जॉब नहीं करोगे। तो ये 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो क्या हुआ कि जब तक तुम मेरे यहाँ हो कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करोगे या किसी दूसरे के यहाँ ये बिजनेस वो नहीं करोगे जो, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं फैकल्टीज़ को हायर कर रहा हूँ, उनसे मैंने रिटन में एग्रीमेंट कर लिया कि जब तक आप मेरे यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाएंगे आप। और दूसरा चीज़ क्या है कि ठीक है यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद भी आप दूसरी जगह नहीं पढ़ाएंगे। तो ये 2 एग्रीमेंट हैं। अब देखो इसमें से अगर पहले वाले एग्रीमेंट की बात करूँ तो वो तो वैलिड है कि जब तक आप मेरे यहाँ पढ़ा रहे हैं तब तक दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा मैंने क्यों किया? अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना तो आप मेरे यहाँ भी पढ़ाएंगे दूसरी जगह भी पढ़ाएंगे, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स को दूसरी जगह खींच के ले जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात मेरी? तो ये तो मेरे इंटरेस्ट सफ़र करेगा उस केस में तो। बट जो दूसरी कंडीशन है कि भाई यहाँ से छोड़ने के बाद भी दूसरी जगह नहीं पढ़ाएंगे आप, ये एक तरह से इनवैलिड है, ठीक। तो देखो क्या कहना चाह रहा है? एज रिगार्ड्स द फर्स्ट रेस्ट्रेंट इट इज़ वैलिड and is not in restraint of trade if it is to operate while the employee is contractually bound to serve his employer, right? For example, इसमें लिख सकते हैं आप that doctors are usually debarred from private practice during the term of his employment. During the term of his employment. समझ रहे हैं बात? तो इस तरह का एग्रीमेंट वैलिड होगा, वॉइड होगा? वैलिड होगा जी। डन। अब हम सेकंड रेस्ट्रेंट पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है? एज रिगार्ड्स द सेकंड रेस्ट्रेंट इट इज वॉइड, है ना? क्या कह रहा है? इट इज वॉइड। सेकंड रेस्ट्रिक्शन वॉइड है बिकॉज या इफ इट्स ऑब्जेक्ट इज मियरली टू रेस्ट्रेन कॉम्पिटिशन बाय एन एम्प्लॉई इन हिज एम्प्लॉयर्स बिजनेस। अगर इसका मेन पर्पस क्या है कि सिर्फ कॉम्पिटिशन को रेस्ट्रिक्ट करना, therefore a restraint on an employee not to engage in similar business or not to accept a similar engagement after the termination of service is void। तो मतलब फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया? वैलिड हो गई एक तरह से, और सेकंड रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया भाई? वॉइड हो गई। डन। चलो एक केस भी है इसमें, देखो ब्रह्मपुत्र टी कंपनी वर्सेस स्कार्थ। इसमें क्या हुआ? इट वॉज हेल्ड, कोर्ट ने क्या कहा? दैट एन एग्रीमेंट रेस्ट्रेनिंग एन एम्प्लॉई फ्रॉम टेकिंग सर्विस और एंगेजिंग इन एनी अदर सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस
for a period of 5 years after the termination of his service was void। ठीक है ना। तो क्या एग्रीमेंट हुआ था एम्प्लॉय के साथ? आपने एम्प्लॉय पे रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि भाई आप यहाँ से भी जॉब छोड़ने के बाद इस तरह के बिजनेस में या इस तरह की जॉब नहीं करेंगे 5 साल तक। तो रेस्ट्रिक्शन तो वॉइड है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ जी। इफ अ रेस्ट्रेंट इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट एन एम्प्लॉयर अगेंस्ट एन एम्प्लॉई मेकिंग यूज ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स लर्न बाय हिम in the course of his employment, the restriction is valid provided it is not for any other purpose also। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है कि अगर एम्प्लॉयर ने रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई, सिर्फ इसलिए कि जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉय को ट्रेड सीक्रेट सिखाए हैं कुछ जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तब तो वो ये इस तरह की रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है कि यहाँ से मेरे पास से जॉब छोड़ने के बाद आप इतने साल तक इतने किलोमीटर में ये काम नहीं करेंगे। क्यों? ये काम मैंने ही सिखाया आपको, ट्रेड सीक्रेट सिखाए, ठीक है। ये मार्केट में नॉलेज किसी के पास नहीं है जो मैंने आपको सिखाया, तो उस केस में तो वैलिड हो जाएगी भाई ये सेकंड रेस्ट्रिक्शन भी। तो लिख सकता हूँ ये लो, सेकंड रेस्ट्रिक्शन इज आल्सो वैलिड इस केस में। तो सेकंड रेस्ट्रिक्शन इज आल्सो वैलिड। डन। For example, A was chiefly engaged in making glass bottles। K का काम क्या था? ग्लास बोटल्स बनाने का काम था। इन्होंने B को अपने यहाँ वर्क्स मैनेजर रखा, ठीक। अब B को इस काम की कोई नॉलेज नहीं थी, B को इन्होंने सिखाया ये सारा काम। B was instructed in certain confidential methods। तो ट्रेड सीक्रेट्स हैं ये नॉलेज किसी के पास नहीं कि ग्लास बोटल्स कैसे बनानी है, कैसे बनाते हैं, राइट। जो कि इन्होंने किसको सिखाया? बी को सिखाया सर। कंसर्निंग करेक्ट मिक्सचर ऑफ गैस एंड एयर इन द फर्नेसेस। कहता फर्नेसेस में गैस और एयर कितना कितना मिक्स करना है, ये सब कॉन्फिडेंशियल मेथड थे जो कि किसने किसको सिखाए? ए ने बी को, जो कि किसी के भी पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। बी ने एग्रीमेंट भी कर लिया था एडवांस में दैट ड्यूरिंग 5 years आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस he would not carry on in the UK or be interested in glass bottles manufacturing। तो जब हमने बी को रखा था पहले उससे एग्रीमेंट साइन करा लिया था, वे हमारे यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद भी आप अगले 5 साल तक ये वाला काम नहीं करेंगे कहीं भी यूके में। क्यों? ये काम सिर्फ मुझे आता है और आज के बाद आपको भी आता होगा, मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। तो आपके साथ पहले एग्रीमेंट हो गया कि 5 साल तक यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद भी अगले 5 साल तक अब ये काम नहीं करेंगे यूके में। तो किस लिए किया ये मैंने? अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, राइट। वरना तो हर कोई ये काम सीख जाएगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड है कि वॉइड है? ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड है, राइट। तो आंसर में लिखो जी, द कोर्ट हेल्ड दैट A was entitled to protection। A was entitled to protection and that the restraint was reasonable। Restraint was reasonable। ठीक है जी। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, देखो एग्जाम्पल बी क्या कहता है? अ सर्वेंट कॉपीड द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स कस्टमर्स फॉर यूज आफ्टर लेफ्ट हिज एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं मेरा जो सर्वेंट था या एम्प्लॉय था उसने क्या किया? मेरे ही कस्टमर्स के फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वो सब ले लिए, कॉपी कर लिए बाद में यूज़ करने के लिए। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में अदर फैकल्टीज़ भी आते हैं, उन फैकल्टीज़ ने सभी स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए, ठीक है, और मेरे ही सामने अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया और उन्हीं बच्चों को फ़ोन मिला रहे हैं कि आज से मैं इधर नहीं इधर पढ़ाऊँगा भाई। ये तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना, राइट। तो आंसर में लिखो, द कोर्ट हेल्ड दैट
he could be restrained, he could be restrained from using that list। तो आप उसको कोर्ट के थ्रू एनफोर्स मतलब रोक सकते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो ये डेटा या लिस्ट यूज ना करे, राइट। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं जी, क्या कहता है देखो। हाउएवर एन एम्प्लॉयर कैन नॉट प्रिवेंट एन एम्प्लॉई फ्रॉम अर्निंग हिज लिविंग बाय द एक्सरसाइज ऑफ हिज स्किल एंड द यूज ऑफ हिज नॉलेज। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, वही क्या कहना चाह रहा है आप कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता अपनी जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता किस चीज़ से, अपने रोजगार से, अपना रोजगार चलाने से, प्रोवाइडेड कि वो रोजगार चलाने में अपनी खुद का स्किल, टैलेंट, क्वालिफिकेशन, नॉलेज यूज़ कर रहा हो। ठीक है, तो किसी भी आदमी का, किसी भी पार्टी का स्किल, टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस ये उसकी खुद की एसेट है। ये कह रहा है देखो, ए मैन्स स्किल, हिज मैनुअल और मेंटल एबिलिटी आर नॉट हिज मास्टर्स प्रॉपर्टी, दे आर हिज ओन प्रॉपर्टी। तो ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करने से कोई नहीं रोक सकता। दे आर हिमसेल्फ, देयर इज़ नो पब्लिक इंटरेस्ट विच कॉम्पेल्स द रेंडरिंग ऑफ दोज थिंग्स डोरमेंट और अनअवेलिंग। कहते हैं कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि जो उसको कॉम्पेल करे इन चीज़ों को यूज़ करने से। ठीक है, तो जैसे मैं अपने यहाँ फैकल्टीज़ हायर कर रहा हूँ, उन फैकल्टीज़ को काफ़ी अच्छा पढ़ाना आता है, तो ये उनकी एसेट्स हैं, मैं उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। हाँ, जब तक वो मेरे यहाँ एम्प्लॉयड हैं तब तक तो मैं रेस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ, बट मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ से छोड़ने के बाद भी आप दूसरी जगह, दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाएंगे या मेरे सामने इंस्टीट्यूट नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे भाई? ये उनकी एसेट्स है, उनकी नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है, वो कर सकते हैं ऐसा। इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप एग्रीमेंट करके, ये कहना चाह रहा है। तो देखो फॉर एग्जांपल, अ टेलर एम्प्लॉयड हिज सर्वेंट एम्प्लॉयड एज हिज असिस्टेंट एल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच एल एग्रीड ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट नॉट टू कैरी ऑन द बिजनेस एज टेलर विदिन 16 किलोमीटर्स ऑफ एज एस्टेब्लिशमेंट। क्या हुआ इस केस में? वो ये कहना चाह रहा है, ए जो टेलर था उसने अपना असिस्टेंट रखा, किसको? एल को। असिस्टेंट रख लिया एल को। एल को टेलरिंग का काम पहले से ही आता है, उस टाइम पे एल को जॉब की ज़रूरत होगी, तो भाई ए ने एग्रीमेंट कर लिया एल से। क्या एग्रीमेंट कर लिया कि भाई यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद भी आप 16 किलोमीटर के रेडियस में टेलरिंग का काम नहीं करेंगे। बताओ ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है? ऑब्वियसली अनरीजनेबल है। ये कोई ट्रेड सीक्रेट्स थोड़ी है जो आपने सिखाए, उसको तो टेलरिंग काम खुद आता है, टेलरिंग का काम। ये तो उसकी एसेट्स हैं, उसको आप आपस में एग्रीमेंट करके रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो आंसर में लिखो कोर्ट ने क्या कहा, देखो, द कोर्ट हेल्ड दैट द एग्रीमेंट वाज वॉइड। एग्रीमेंट वाज वॉइड। ठीक है जी, ये था हमारा चैप्टर 6 लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड के एक्सेप्शंस डिस्कस किए थे आज हम लोगों ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, देखो ये भी। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।